हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं भावेश कृपलानी और मैंने आपसे जैसे पहले ही शेयर किया था कि मैं एक नई लेक्चर सीरीज शुरू किया हूं जिसमें मैं जेईई मेंस, नीट और जेईई एडवांस के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स कवर करूंगा, लेवल 0 से लेकर लेवल इन्फिनिटी तक, है ना। तो आज बच्चों उसी सीरीज में मेरा सेकंड लेक्चर है। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है अभी यूनिट्स एंड डायमेंशंस। फर्स्ट लेक्चर सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑलरेडी हो चुका है। आज है सेकंड लेक्चर डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चों फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। जो भी ऑब्जर्वेशन अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं, जिनको हम मेजर कर सकें, क्वांटिफाई कर सकें, वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो बच्चों सबसे पहले भाई क्वेश्चन आता है कि दुनिया में कितनी फिजिकल क्वांटिटीज प्रेजेंट हैं। तो टू बी ऑनेस्ट ये लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, आई गेस अनकाउंटेबल है। मतलब बनाने को तो अनगिनत फिजिकल क्वांटिटीज बना सकते हो। ठीक है, तो फिर भी विकिपीडिया के अगर आप एक पेज पे जाओ, लिस्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्टली यूज फिजिकल क्वांटिटीज है, वो यहाँ पे पूरी एनलिस्ट की हुई है। तो अगर आप देखो इस लिस्ट को, अगर आप गो थ्रू करो, है ना, तो लिस्ट काफी लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी है ये लिस्ट। करेक्ट है ना, मतलब आई थिंक मोर देन 100 क्वांटिटीज तो यहीं पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। करेक्ट, तो जैसा हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि भाई हमें हर एक क्वांटिटी को, यूनिट को स्टैंडर्डाइज करना होता है। तो जरा आप सोचो कि इतनी लंबी लिस्ट को अगर मुझे स्टैंडर्डाइज करना हो तो कितनी डिफिकल्ट टास्क हो जाएगी, है ना। तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करने लायक ये है कि हमें सारी क्वांटिटीज को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं है। देखो लिस्ट तो बहुत लंबी है, मोर देन 100-200 क्वांटिटीज है जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, बट हमें सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटीज को प्रॉपरली डिफाइन करना है, स्टैंडर्डाइज करना है। बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज इन 7 क्वांटिटीज के बेसिस पे हम डिराइव करते हैं बच्चों, है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इतनी फिजिकल क्वांटिटीज है लेकिन हमें सिर्फ 7 क्वांटिटीज चाहिए, बाकी सब उनके थ्रू डिराइव हो जाएगा। तो ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, ऑलराइट। तो जैसे अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो अगर मैंने डिस्टेंस को स्टैंडर्डाइज कर दिया, मतलब मैंने 1 मीटर डिफाइन किया, कितना होता है, तो मैं डिस्टेंस मेजर कर सकता हूं। सिमिलरली अगर मैंने टाइम को स्टैंडर्डाइज किया, मतलब अगर मुझे पता है 1 सेकंड एग्जैक्टली कितना है, तो मुझे एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा वो मैं करेक्टली मेजर कर सकता हूं। तो इन दोनों को डिवाइड करके मुझे स्पीड की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे स्पीड को अलग से स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली हम एग्जांपल लेते हैं फोर्स का। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैंने मास को स्टैंडर्डाइज कर दिया, एक्सेलरेशन को भी स्टैंडर्डाइज कर दिया, तो मुझे फोर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन मिल जाएगी, है ना। मतलब अगर मैंने डिफाइन किया 1 किलोग्राम एग्जैक्टली कितना होता है, सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या है, उसका यूनिट क्या है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। मैंने अगर वो डिफाइन कर दिया एग्जैक्टली कितना होता है, तो मैं 1 न्यूटन एग्जैक्टली कितना है वो डिफाइन कर सकता हूं। इसको अलग से स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे बच्चों आप एग्जांपल लो, आपने अपने हाथ में एक ब्लॉक लिया, मैं ये ब्लॉक लेता हूं अपने हाथ में, ठीक है। इस ब्लॉक का मास बच्चों है, मान लो 102 ग्राम्स, ठीक है। अगर इस ब्लॉक का मास 102 ग्राम्स है, तो ये मेरे हाथ पे जो अभी फोर्स लगा रहा है ना, वो फोर्स एग्जैक्टली 1 न्यूटन होगी। तो आपने घर बैठे बैठे 1 न्यूटन कितना होता है पता कर लिया, राइट। अब बच्चों हम बात करते हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज की। तो अभी तक हम ये तो समझ चुके हैं कि देयर आर इन टोटल 7 बेस क्वांटिटीज। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज की लिस्ट तो बहुत लंबी है, तो उनमें से 7 बेस क्वांटिटीज हम एग्जैक्टली कौन सी लें। तो यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन जो बच्चों को रहता है वो ये कि नेचर डिसाइड्स कि बेस क्वांटिटी क्या होनी चाहिए।
बच्चों को जैसे लगता है कि मास की अगर हम बात करें तो मास बस एग्जिस्ट करता है ना, समय बस एग्जिस्ट करता है, तो मास और समय ये दोनों बेस क्वांटिटी होंगी। सिमिलरली चार्ज जो है वो बस एग्जिस्ट करता है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो वो बेस होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स क्योंकि हमने डिफाइन किया है मास इनटू एक्सेलरेशन है, इसलिए फोर्स बेस क्वांटिटी नहीं है। तो ये सोचना कि नेचर ने बेस क्वांटिटी को डिसाइड किया है वो गलत है। बेस क्वांटिटी क्या होनी चाहिए वो हम डिसाइड करते हैं बच्चों, यानी कि साइंटिस्ट लोग, यानी कि जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है, वहां पे जो साइंटिस्ट लोग बैठे हैं उन्होंने डिफाइन किया बेस क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए। करेक्ट। तो बेस क्वांटिटी सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है? बहुत सिंपल है, ठीक है। पहला क्राइटेरिया कि दे शुड बी इजी टू मेजर। जो हमारी बेस क्वांटिटीज हैं वो बहुत ही आसान होनी चाहिए मेजर करने के लिए। जैसे आप एग्जांपल लो बच्चों लेंथ का, है ना। लेंथ क्या है? एक 3 साल का बच्चा भी भाई लेंथ मेजर कर सकता है, उसको स्केल पकड़ा दो, बता देगा ये लेंथ कितनी है। सिमिलरली अगर हम बात करें टाइम की, तो हर किसी के पास बच्चों एक वॉच है ना। 5 साल का बच्चा बोलता है मेरे को वॉच चाहिए, तो वो भी बता सकता है समय कितना हुआ है। तो लेंथ और टाइम मेजर करना आसान है, इसलिए हमने उनको बनाया है बेस क्वांटिटी। सिमिलरली बच्चों आप बात करो सेकंड क्राइटेरिया क्या है, तो वो है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो इजी टू रेप्लिकेट होना चाहिए। रेप्लिकेट मतलब वो डिवाइस को और कॉपीज क्रिएट करना, है ना। तो जैसे आप बात करो लेंथ की, तो हर बच्चे के पेंसिल बॉक्स में एक स्केल रहती है जिससे आप लेंथ मेजर कर सको। सबके पास वॉच है, वॉच को रेप्लिकेट करना बहुत आसान है। करेक्ट। सिमिलरली आप बात करो मास मेजर करना है, तो वेइंग मशीन बहुत आसान है बनाना, आप घर पे वेइंग मशीन बना सकते हो, है ना। बस मुझे एक स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम का ब्लॉक चाहिए, और अगर मैं एक वेइंग मशीन बना तो मैं इस अपोजिट साइड में 1 किलोग्राम एग्जैक्टली मेजर कर सकता हूं। हर किराने की दुकान पे वेइंग मशीन है। करेक्ट। तो इसका मतलब लेंथ, टाइम और मास ये तीनों हमने फंडामेंटल चूज की हैं क्योंकि वो इजी टू मेजर है, इसके अलावा वो इजी टू रेप्लिकेट हैं। तो बच्चों आपकी 7 बेस क्वांटिटीज ये रही। पहला तो आपका हो गया टाइम, है ना। टाइम सबको पता है क्या होता है। दूसरा हो गया लेंथ, स्केल से मेजर कर सकते हैं। तीसरा हो गया मास, वेइंग मशीन से मेजर कर सकते हैं। चौथा हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पे इंटरेस्टिंग फैक्ट आप समझो, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज बच्चों चार्ज फ्लो, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहां पे अगर आप देखो तो नेचर में बस एग्जिस्ट कौन करता है? चार्ज एग्जिस्ट करता है, उसके चलने से करंट बनता है। पर तब भी हमने चार्ज को बेस क्वांटिटी नहीं लिया, हमने इलेक्ट्रिक करंट को बेस क्वांटिटी लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों करंट को मेजर करना आसान है। आप कोई भी इलेक्ट्रिक शॉप पे चले जाओ, आप पूछो भैया मेरे को करंट मेजर करना है, डिवाइस बताओ, वो आपको एक एमीटर पकड़ा देंगे, है ना। तो एमीटर जो है करंट मेजर करता है, बहुत इजीली हर जगह अवेलेबल है। लेकिन अगर आप चार्ज को मेजर करने की कोशिश करो, इलेक्ट्रिक की दुकान पे जाओ, बोलेगा भैया चार्ज क्या होता है, वो कैसे मेजर होता है, हमको पता ही नहीं है। करेक्ट। फिजिकली भी अगर आप सोचो, एक साइंटिस्ट के तौर पे आप सोचो, तो चार्ज को मेजर करना एक्चुअली डिफिकल्ट है। क्योंकि मान लो किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज स्टोर किया हुआ है, आप जैसे उसको मेजर करने की कोशिश करोगे वो चार्ज ना वहां से भागने लगता है। करेक्ट। तो उसको मेजर करना एक्चुअली डिफिकल्ट काम है, इसलिए हमने करंट को बेस क्वांटिटी लिया है। करेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारा बेस क्वांटिटी हो गया। इसके अलावा बन जाता है बच्चों थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, सबको पता है थर्मोमीटर से कर सकते हैं मेजर। देन आता है बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली मोल, है ना। ये मोल आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर चुके होंगे क्या होता है, तो वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लास्ट आता है बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब बेसिकली ब्राइटनेस को मेजर करने का तरीका। ठीक है। जैसे मैं बात करूं, एक लैंप है, मान लो ये लैंप है ना, ये लैंप जितना मुझसे दूर होगा इसकी ब्राइटनेस मेरी आंखों में कम पड़ेगी, तो इसके ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी मेरे लिए कम हो गई। अगर मैं इस लैंप को बहुत पास में ले आऊं मेरे, है ना, तो इसकी ब्राइटनेस मुझे बहुत ज्यादा लगेगी, मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उस केस में ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेरी आंखों पे आने जो आ रही है वो बहुत ज्यादा हो गई। तो समझ में आ गया बच्चों ये 7 फिजिकल या 7 बेस क्वांटिटीज। अब बच्चों हम बात करें कि
डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो हमने अभी तक पढ़ा कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 7 बेस क्वांटिटीज हैं। तो इन 7 को छोड़ के बाकी जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप डिफाइन कर सकते हो वो सारी कहलाएंगी बच्चों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और उनके यूनिट्स होते हैं डिराइव्ड एसआई यूनिट्स। करेक्ट। तो इस यहाँ पे मैं एक और आपको विकिपीडिया पेज दिखा रहा हूं जहां पे डिराइव्ड क्वांटिटीज जो प्राइमरीली यूज होती हैं मोस्टली डे टू डे लाइफ में या हमारे एक्सपेरिमेंट्स में, वो सारी यहाँ पे एनलिस्ट की गई हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या दिया गया है कि इन सारी यूनिट्स को, इन सारी डिराइव्ड यूनिट्स को कैटेगराइज किया गया है। जैसे काइनेमेटिक एसआई डिराइव्ड यूनिट्स हो गए, मैकेनिकल एसआई डिराइव्ड यूनिट्स हो गए, है ना। देन आपका आता है मोलर एसआई डिराइव्ड यूनिट्स, देन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बच्चों, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एसआई डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये पेज आप विजिट कर सकते हो। ये सारे जो मैं पेजेस आपको दिखा रहा हूं उन सबके लिंक्स मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो इसके बेसिस पे बच्चों हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज गिवन हैं उनके करस्पॉन्डिंग यूनिट्स भी हमारे पास गिवन है ना। अब हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट इनके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें हम स्पीड का। स्पीड तुम्हारा क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो स्पीड का एसआई यूनिट क्या होना चाहिए? इस फॉर्मूला से मिलेगा। डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर है। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो मुझे स्पीड का यूनिट मिल जाएगा डिस्टेंस का मीटर डिवाइड बाय टाइम का सेकंड। ठीक है, तो स्पीड का यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड। इसके अलावा और कौन से यूनिट हम बना सकते हैं? डिस्टेंस का और तुम्हारा यूनिट बन सकता है किलोमीटर, टाइम का यूनिट बन सकता है आर, तो किलोमीटर पर आर भी तुम्हारा क्या बन गया? स्पीड का यूनिट बन गया। अब इसमें तुम्हारा ये एसआई यूनिट है, ये नॉन एसआई यूनिट है। सिमिलरली अगर आप बात करो एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होता है तुम्हारा बच्चों? चेंज इन स्पीड। ओके, चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। करेक्ट। तो अब यहाँ पे स्पीड का यूनिट मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं मीटर पर सेकेंड, और अगेन मुझे टाइम से डिवाइड करना है। तो मुझे यहां मिलेगा बच्चों इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो ये तुम्हारा बन जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बन गया एक्सेलरेशन का यूनिट। ऑलराइट। इसके अलावा आपके ये तो जो है स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, पर कई बार ये यूनिट या तो जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाते हैं या जरूरत से ज्यादा छोटे हो जाते हैं। जैसे मान लो मुझे ये पेन की टिप कितनी थिकनेस है, इस पेन की जो टिप है उसकी थिकनेस मान लो मुझे निकालनी है। करेक्ट। तो वो थिकनेस मीटर में निकालना तो सूटेबल नहीं रहेगा क्योंकि ये बहुत छोटी टिप है ना। तो उसके लिए मुझे अलग यूनिट चाहिए जो थोड़ा छोटा हो। इसके अलावा जैसे मान लो मुझे अर्थ का सरकमफेरेंस निकालना है, तो वहां पे मीटर बहुत छोटा यूनिट हो गया, तो मुझे एक बड़ा यूनिट चाहिए। तो ऐसे में एसआई ने कुछ प्रीफिक्सेस भी दिए हुए हैं। ये प्रीफिक्स हम यूनिट के पहले लगाते हैं। तो जैसे आप ऑलरेडी फैमिलियर हो मिली से, है ना। कहां गया मिली? ये आपका रहा मिली। तो मिली मतलब क्या है बच्चों? 10 टू द पावर -3। तो अगर मैंने मीटर के आगे, अगर मैंने जस्ट सेकेंड, मीटर के आगे मिली प्रीफिक्स लगा दिया, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या बन जाता है? मिलीमीटर, मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर। सिमिलरली आप किलो से भी फैमिलियर हो, 10 पावर 3 होता है। तो ये और एक्स्ट्रा आपके पूरे प्रीफिक्सेस हैं। जैसे डेका मतलब इंटू 10, हेक्टो मतलब इंटू 100, किलो मतलब इंटू 1000, मेगा मतलब इंटू 10 टू द पावर 6, गीगा मतलब इंटू 10 टू द पावर 9। इसका उल्टा डेसी मतलब डिवाइडेड बाय 10, सेंटी मतलब डिवाइडेड बाय 100, मिली मतलब डिवाइडेड बाय 1000, माइक्रो मतलब डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6, या हम बोले मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6। तो ये सारे प्रीफिक्स यूज करके हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी छोटा या बड़ा यूनिट बना सकते हैं। ये हो गया आपका एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम बात करते हैं बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला की। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विथ द 7 बेस क्वांटिटीज। ठीक है, इसमें बेसिकली हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। वो फॉर्मूला जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उनको बेस क्वांटिटीज के साथ रिलेट करके बताएगा क्या हो रहा है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे याद रखो, ये फॉर्मूला जो है ना वो बस एक इनडायरेक्ट रिलेशन बता रहा है। ये फॉर्मूला हमें एक्चुअल डेफिनेशन नहीं बताएगा। ओके, 7 बेस क्वांटिटीज के साथ ये बस एक इनडायरेक्ट रिलेशन है। ओके,
एग्जांपल से समझाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं? टाइम, लेंथ, मास, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब एसआई ने इन सातों को एक स्पेसिफिक सिंबल दिया हुआ है ना? ये सिंबल एसआई ने खुद दिया हुआ है, तो हमें यही फॉलो करना है। सिंबल्स क्या है? टाइम का टी, लेंथ का एल, मास का एम, करंट का है कैपिटल आई, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का है थीटा, है ना? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका यूनिट मोल है उसको सिंबल दिया है एन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को यहाँ पर सिंबल दिया गया है जे। तो इनको यूज करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे समझो। मान लो मुझे निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक क्या है कि डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो अगर मैंने स्पीड को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा, इसका मतलब यह है कि मैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? अब आगे क्या करें? स्पीड की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है बच्चों? स्पीड आपका क्या होता है? स्पीड आपका होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम, है ना? तो यहां पे मैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड कैसे निकालूंगा? इसको मैं लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है? स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैंने स्पीड पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, जैसे यहां लगाई है, तो डिस्टेंस पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी और टाइम पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगी। अब आपका डिस्टेंस बेसिकली किसका टाइप है? वो तो लेंथ का ही टाइप है। तो डिस्टेंस ऑलरेडी एक बेस क्वांटिटी है जिसका सिंबल है एल। सिमिलरली टाइम भी खुद एक बेस क्वांटिटी है जिसका सिंबल है टी। तो मैं यहां पे इसकी जगह लिखूंगा एल, ठीक है? और डिवाइडेड बाय मैं इसकी जगह लिखूंगा क्या? टी। करेक्ट? जो हमारी बेस क्वांटिटी थी मैंने उनका ही सिंबल यूज किया है ना? तो इसको आप साथ में ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू एल इंटू टी टू द पावर -1। समझ में आया? क्योंकि यहां पे आपका t डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में जाने पे उसकी पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लो मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, ठीक है? एक्सेलरेशन की बच्चों डेफिनेशन बताओ, उसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है? एक्सेलरेशन आपका होता है बच्चों चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है? दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला और डेफिनेशन, ठीक है? एक्चुअल फॉर्मूला और क्या है? डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ये मैं क्यों लिख रहा हूं अभी समझ में आएगा, ठीक है? अब मुझे निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। मैं उसको शॉर्ट में ये लिखता हूं, ठीक है? एक्सेलरेशन को शॉर्ट में लिखूंगा ACCL। तो यहां मुझे क्या करना है? ये हो जाएगा आपका इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम, ठीक है? मैंने यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, मतलब मुझे चेंज इन स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। अब बात ऐसी है कि आपका स्पीड में जो चेंज आएगा वो भी बेसिकली है तो स्पीड ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम। अब स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है? L इंटू टी टू द पावर -1, या फिर हम लिखें L बाई टी, है ना? तो मैं यहां पे इसको नोट कर सकता हूं, ये हो जाएगा आपका L टी पावर -1 और ये टाइम के लिए हो जाएगा बच्चों डिनोमिनेटर में t। तो ये आपका बन जाएगा L टी पावर -1 इंटू टी पावर -1, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे रिपीट किया और ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर लग जाएगी -1। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड करेंगे, तो ये बन गया तुम्हारा L टी टू द पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। अब आप सोचोगे कि सर हमारे पास तो ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, अब ये दूसरा फॉर्मूला क्या है, ये इसमें क्या फर्क है? तो समझो, ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये आपका एक्सेलरेशन का रिलेशन बता रहा है लेंथ और टाइम के साथ। एक्सेलरेशन का रिलेशन लेंथ और टाइम के साथ, यहां पे लेंथ और टाइम दोनों फंडामेंटल है। ये फॉर्मूला में ऑब्जर्व करो जरा, एक्सेलरेशन का रिलेशन किसके साथ है? चेंज इन स्पीड और टाइम के साथ।
तो क्या चेंज इन स्पीड फंडामेंटल है क्या? नहीं है ना। तो ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन को रिलेट कर रहा है फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ। समझ में आया? अब मैंने ये क्यों लिखवाया कि एक्चुअल फॉर्मूला और डेफिनेशन ये है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला ना बच्चों, ये बस बेस क्वांटिटीज के साथ रिलेशन बता रहा है, पर ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन नहीं है। समझे? मैं यहां पे नोट कर दूं, दिस इज नॉट डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। हम हमेशा एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय टाइम से ही डिफाइन करेंगे, इससे हम एक्सेलरेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए समझाता हूं। क्या आपका एक्सेलरेशन क्या है? L इंटू टी टू द पावर -2, है ना। यहां मैं लिखूं एक्सेलरेशन क्या है आपका बच्चों? एक्सेलरेशन है L बाय टी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या? मान लो यहां पर एक पर्सन है, ये पर्सन जो है एक रोड पे चलते जा रहा था। मान लो उस पर्सन ने इस रोड पे कितना, मान लो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितने समय में? इन 10 सेकेंड्स। तो अब कई बच्चे यहां पे मिस्टेक क्या करेंगे, ये लेंथ की जगह लिखेंगे 10 मीटर, टाइम की जगह लिखेंगे 10। तो मुझे एक्सेलरेशन यहां पे बोलेंगे बच्चे कि सर एक्सेलरेशन आपका होगा 10 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बच्चों आपका 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये लिखना गलत है, ठीक है, ये कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन चेंज इन स्पीड बाय टाइम से आती है बच्चों। ठीक है, चेंज इन स्पीड बाय टाइम। L बाय टी स्क्वायर से हम एक्सेलरेशन डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लो कि डायमेंशनल फॉर्मूला इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इट जस्ट टेल्स अस हाउ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द बेस क्वांटिटीज। अब आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, सोचो इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपको लगाना है कि फोर्स जो है उसका फॉर्मूला लिखना है। फोर्स क्या होता है बच्चों? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो इसको अब सोचो कैसे करेंगे। वीडियो को यहाँ पे पॉज करके खुद से ट्राई करो एक बार। लेट्स कंटिन्यू। तो फर्स्ट थिंग क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो हमें फोर्स को रखना होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो सामने मास भी चला जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एक्सेलरेशन भी चला जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब मास ऑलरेडी एक बेस क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सीधे रहेगा m के बराबर, है ना। और एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? आपका है स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। स्पीड क्या होता है? L/2। यहाँ पे लिख ले वापस से, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L/t, करेक्ट। और एक्सेलरेशन का क्या होगा? वो है तुम्हारा स्पीड बाय टाइम, करेक्ट, स्पीड बाय टाइम। तो ये L/t और अगेन डिवाइडेड बाय t करेंगे तो मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? वो मिलेगा मुझे L डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, करेक्ट। तो ये मेरा बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला mLt-2। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। अब अगेन जो मैंने पहले बताया था, यहाँ पे मैं वापस रिपीट करता हूँ कि ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, ये डेफिनेशन नहीं है फोर्स की, ये बस फोर्स को बेस क्वांटिटी के साथ रिलेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट ले लो जिसका मास मान लो 5 किलोग्राम है और ये ऑब्जेक्ट मान लो आपका 5 मीटर ट्रैवल किया इन 10 सेकेंड्स, तो इस पर जो फोर्स है वो आपकी mLt-2 लगा के सॉल्व नहीं होगी, है ना। मैं m की जगह 5 किलोग्राम रख दूं, राइट, m की जगह 5 किलोग्राम रख दूं और लेंथ की जगह मैं रख दूं 5 मीटर, और क्योंकि यहाँ पे t⁻⁻2 है तो मैं जो टाइम है उसको डिवाइड कर दूं 2 बार। तो ये लिखना बच्चों पूरा गलत होगा। समझ में आया? क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला डेफिनेशन नहीं है। मुझे अगर फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मुझे F = ma लिखना पड़ेगा। तो मुझे इसका मास तो गिवन है 5 किलोग्राम है, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब बच्चों निकालते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। 1 बाय 1 तीनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों वर्क डन में देखें तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन आपका होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं डिस्प्लेसमेंट को S लिखता हूं फिलहाल। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन कितना होगा?
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने अभी निकाला था, क्या होता है, वो होगा आपका mlt माइनस। और डिस्टेंस क्या है बच्चों, डिस्टेंस तो खुद आपका एक लेंथ है ना, डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ, तो वो तो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा l। तो ये आपका बन जाएगा बच्चों ml²t। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क डन। करेक्ट। तो अब ये हमने वर्क डन का निकाल लिया है। अब पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सोचते हैं कैसे होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो वैसे तो बहुत टाइप की होती हैं, है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेकिन फिलहाल आप कोई भी फॉर्मूला ले लो, सबका रिजल्ट तो सेम ही आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला के टर्म्स में। तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन, क्या फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो होता है mgh के बराबर। करेक्ट। यहां पे g क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो g बेसिकली एक्सेलरेशन है ना, g कोई एक अलग नई क्वांटिटी नहीं है, g बेसिकली क्या है, एक्सेलरेशन, जिसके डायमेंशंस हमें ऑलरेडी पता है। तो लगाते हैं फॉर्मूला। तो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा डायमेंशन ऑफ m इंटू डायमेंशन ऑफ g इंटू डायमेंशन ऑफ h। तो ये बन जाएगा आपका क्या बच्चों, मास तो ऑलरेडी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, करेक्ट, तो उसका डायमेंशन आ जाएगा m के बराबर, है ना। फिर g क्या है, मैंने अभी बताया, g इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के केस में डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा L⁻²। और बात करें अब h की, तो h तो आपकी हाइट हो गई बच्चों। तो हाइट इज बेसिकली अगेन व्हाट, अ टाइप ऑफ लेंथ। तो h का भी डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा l। तो ये मुझे फिर से क्या मिला, m, l दो बार है तो बन जाएगा l² और T⁻²। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला और वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। तो हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ m²। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 1/2 डायमेंशंस ऑफ m इंटू डायमेंशन ऑफ v का स्क्वायर करेंगे, है ना, वेलोसिटी दो बार मल्टीप्लाई हो रही तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v का स्क्वायर करेंगे। अब 1/2 क्या है, इट इज जस्ट अ नंबर। क्या हम 1/2 है, इनफैक्ट कोई भी नंबर कोई लेंथ, मास या टाइम के थ्रू डिराइव कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली नो, है ना। तो जो नंबर्स होते हैं ना बच्चों, वो होते हैं डायमेंशनलेस। करेक्ट। तो मैं नंबर का डायमेंशन 1 पुट कर सकता हूं यहां पे। ठीक है। नंबर क्या है, नंबर्स आर डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब इनके हम डायमेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनका लेंथ, मास, टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, नंबर तो बस एग्जिस्ट करता है, राइट। तो उनका डायमेंशन हम 1 लिख के सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। फिर आ जाता है आपका बच्चों मास। तो मास ऑलरेडी फंडामेंटल है, तो इनटू मेरे पास आ जाएगा m। फिर आता है बच्चों वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, L/T। L/T, लेकिन हमें उसको करना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पावर बनी हुई है 2। करेक्ट। तो 1 इंटू एनीथिंग तो सेम रहेगा, मतलब बेसिकली 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हम इस 1 को कर देंगे इग्नोर। तो यहाँ बचा m l²। ठीक है, l की पावर 2 है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में t की पावर भी 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा t²। तो ये बन गया आपका m l² T⁻²। तो बच्चों अब जरा यहाँ पे देखो, काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है जैसा पोटेंशियल एनर्जी का था, जैसा वर्क डन का था। और ये ऑब्वियस है, वर्क डन हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, या फिर आप बात करो हीट की या कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो सारे एनर्जी बेसिकली एक दूसरे के मल्टीपल टाइप्स है ना, तो उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। ओके। अब बच्चों हम बात करते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका रिलेशन बेस क्वांटिटीज के साथ कुछ भी नहीं।
ये थोड़ा सा एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट है, समझाता हूं उसको, ठीक है। तुम्हारी डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज ना दो टाइप की बनेंगी। एक तो आपका होगा नंबर्स, ठीक है। नंबर्स बेसिकली बस एग्जिस्ट करते हैं 1 2 3 4, है ना, मतलब तुम लेंथ मेजर करो या नहीं करो, नंबर तो है ही, 1 2 3 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, करेक्ट। तो उनका रिलेशन कुछ भी नहीं है बेस क्वांटिटीज के साथ, राइट। दूसरा एक और एग्जांपल बनता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी का, वो है रेशियोज। अब बच्चों रेशियोज आप किसी के भी बना सकते हो। मैं लेंथ और लेंथ का रेशियो बना सकता हूँ, मास और मास का रेशियो बना सकता हूँ, टाइम और टाइम का रेशियो बना सकता हूँ, करेक्ट। तो उस केस में क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल लूं, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, करेक्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों आपका होता है n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। तो ये फॉर्मूला मुझे देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब आप याद करो, कभी आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट लिखा था क्या? नहीं लिखा था, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ऐसा क्यों? देखो, ऊपर क्या है? स्पीड है ना, और नीचे भी क्या है? स्पीड है। तो इन दोनों के डायमेंशंस या फिर यूनिट्स आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। जैसे मैं इसका यूनिट क्या लिखूंगा? मीटर पर सेकेंड। इसका भी यूनिट क्या लिखूंगा? मीटर पर सेकेंड। तो जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं तो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, तो जो यूनिट्स हैं वो आपस में कैंसल आउट हो गए, कट गए, राइट। एक और तरीके से आप सोच सकते हो, मान लो मैं लिखूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। अब सी क्या है? बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो उसका डायमेंशन तो एल टी इनवर्स होगा, है ना, डिवाइडेड बाय v क्या है बच्चों? वो भी तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम है, तो उसका भी डायमेंशन क्या बनेगा? एल टी इनवर्स। तो ये आपस में कट गए, तो बचा क्या? 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन क्या है? 1, मतलब वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। तो जैसा मैंने बोला कि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज का बेस क्वांटिटीज के साथ रिलेशन नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट तरीका है बोलने का, क्योंकि इनमें डायमेंशन जो आपस में कट जा रहे हैं। और कौन सा एग्जांपल हो सकता है बच्चों आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी का? फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एंगल। एंगल्स क्या हैं? जैसे मैंने बताया था, एंगल की डेफिनेशन रेडियंस में क्या होती है। तो अगर आप यहां पर एक सर्कल ले लेते हो बच्चों, है ना, उस सर्कल का आप ये रेडियस ले लो, r है, ठीक है, ये दूसरा रेडियस हो गया। और अब मैं यहां पे इस आर्क की लेंथ मेजर करूंगा, है ना, करेक्ट। तो ये जो बीच में एंगल थीटा बना, ये थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? तो थीटा इन रेडियंस आपका बन जाता है बच्चों आर्क लेंथ l डिवाइडेड बाय रेडियस r, करेक्ट। अब मैं अगर यहां से डायमेंशन ऑफ थीटा निकालूं, डायमेंशन ऑफ एंगल निकालूं, तो क्या होगा? डायमेंशन ऑफ l डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ r। तो l क्या है बच्चों? एक बेसिकली लेंथ है, टाइप ऑफ लेंथ है। r क्या है? r भी एक टाइप ऑफ लेंथ है। तो इन दोनों के डायमेंशन सेम होंगे, l के बराबर, तो l और l कट गया, तो आपका एंगल जो है वो बन गया डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस होता है, एंगल डायमेंशनलेस होता है, ओके। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको लेके है बहुत बड़ा कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या है समझो जरा। सप्लीमेंट्री यूनिट्स ओरिजिनली जब एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना था, उस समय डिफाइन किए गए थे। उसमें क्या बोला गया था कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपके दो टाइप के होंगे। कौन से? एक तो होगा एंगल, ठीक है, और दूसरा होगा सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल क्या होता है? बेसिकली ये 3D एंगल मान के चलो। ये एग्जैक्टली क्या है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, फिलहाल बस आप समझो दिस इज अ 3D एंगल, करेक्ट। तो एसआई ने बोला ये दोनों हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलेंगे।
क्यों? क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा कि एंगल क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सिमिलरली सॉलिड एंगल भी क्या है, वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। लेकिन इन दोनों का यूज कई बार होता है दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव करने में, राइट। बेस क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को यूज करके हम कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी डिराइव करते हैं। लेकिन 1995 में एसआई ने खुद इस कॉन्सेप्ट को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। 1995 में एसआई ने बोला कि नहीं, हम इनको अलग से सप्लीमेंट्री यूनिट्स का डेजिग्नेशन नहीं देंगे, हम इनको बोलेंगे कि ये जस्ट क्या है, दे आर डिराइव्ड यूनिट्स नाउ, ठीक है। तो अब एसआई के हिसाब से सिर्फ दो टाइप के यूनिट्स हैं, एक तो आपका बेस क्वांटिटीज हो गई, बेस फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, और दूसरा हो गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री नाम की अब कोई चीज नहीं है। तो ये मैं आपको दिखाता हूं जरा। ये है आपकी एसआई की यानी कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स की ऑफिशियल वेबसाइट। यहां पे आप देखो बच्चों 1995 ईयर मेंशन किया हुआ है। 1995 में उनकी जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का जो रेजोल्यूशन 8 था, ठीक है, रेजोल्यूशन 8 ऑफ द 20th जनरल मीटिंग हेल्ड इन 1995। ये क्या बोल रहा है कि एलिमिनेशन ऑफ द क्लास ऑफ सप्लीमेंट्री सिस्टम्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन दी एसआई, राइट। तो ये ऑलरेडी 1995 में रिमूव हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट अभी आप मान लो इसको 20 साल हो चुके हैं, करेक्ट। इनफैक्ट 20 साल क्या 30 साल होने वाले हैं, है ना। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, टू इंटरप्रेट द सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन द एसआई नेमली द रेडियन एंड स्टेरेडियन, है ना। रेडियन आपका एंगल का यूनिट है और स्टेरेडियन आपका सॉलिड एंगल का यूनिट है। वो अब क्या बन गए हैं, दे आर डायमेंशनलेस डिराइव्ड यूनिट्स। अब उनको बोल दिया कि वो बस एक डिराइव्ड यूनिट है, उनको अलग से सप्लीमेंट्री का नाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी बच्चों मोस्ट ऑफ द मेजर बुक्स में सप्लीमेंट्री यूनिट्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है, अभी भी यूज होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये बुक जरा देखो, इस बुक में आप यहाँ पे अगर पढ़ो तो ये सप्लीमेंट्री वर्ड मेंशन किया हुआ है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, है ना। सिमिलरली अगर आप एनसीईआरटी में देखो तो एनसीईआरटी ना, मतलब आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट किया है कि नहीं किया है, बट उन्होंने काफी बीच का रास्ता निकाला है। एनसीईआरटी की बुक में आप देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है कि देयर आर 7 बेस यूनिट्स, ठीक है, देयर आर 7 बेस यूनिट्स, और बिसाइड्स द 7 बेस यूनिट्स देयर आर 2 more units that are defined for प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये यहाँ पे प्लेन एंगल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे सॉलिड एंगल। तो ये अभी भी बोल तो रहे हैं कि भाई 2 और एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं बेस यूनिट्स के अलावा, पर उन्होंने सप्लीमेंट्री वर्ड कहीं पे यूज नहीं किया, तो थोड़ा सा आई गेस उन्होंने बीच का रास्ता निकाल के छोड़ दिया है, राइट। बट ऑफिशियली अकॉर्डिंग टू एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, ओके। अब बच्चों हम बात करते हैं रूल्स फॉर डायमेंशनल एनालिसिस की। डायमेंशनल एनालिसिस मतलब क्या, किसी भी फॉर्मूला या इक्वेशन को डायमेंशनली चेक करना वो करेक्ट है कि नहीं, है ना। इसमें बेसिकली कुछ नया नहीं है, हमने अभी तक जो सीखा था कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना होता है, बस वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। लेकिन वहां पे कुछ सर्टेन रूल्स हमको फॉलो करने हैं जो हम 1 by 1 समझेंगे। तो फर्स्ट रूल बच्चों आपका है कि नंबर्स आर डायमेंशनलेस। मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूं जब मैंने काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने को बोला था। जैसे काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है बच्चों, हाफ mv²। तो जब मैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो वहां पे इस नंबर का कोई काम नहीं है, क्योंकि नंबर क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो मैं बस डायमेंशन ऑफ m और डायमेंशन ऑफ v का स्क्वायर लिखूंगा। ये हो गया आपका फर्स्ट रूल, करेक्ट। सेकंड रूल बच्चों क्या बोलता है कि एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस, करेक्ट। इसका यूज एग्जैक्टली कहां होगा, एक्चुअली 11th में आप लोग अभी जस्ट एंटर किए हो तो 10th तक आपने कभी कोई ऐसा फॉर्मूला देखा नहीं होता जहां पे एक्सपोनेंट्स में भी फॉर्मूला लगता है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी आप फिजिक्स में 11th में ही सीखोगे, मैथ्स में भी ये फ्रीक्वेंटली आएगा कि सर्टेन फॉर्मूला कैसे होते हैं। जैसे y इक्वल टू मान लो हो गया x इंटू ई टू द पावर माइनस kt, कुछ इस टाइप के फॉर्मूला आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये माइनस kt क्या है बच्चों, ये पूरा एक्सपोनेंट है क्या, है ना, दिस इज योर एक्सपोनेंट, करेक्ट। तो यहाँ पे t मान लो टाइम है ना, यहाँ पे t आपका क्या है, टाइम।
और k दूसरा कोई कांस्टेंट या नंबर है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ना वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। दैट मीन्स kt जो है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, यानी कि उसके डायमेंशन कितने होने चाहिए, 1। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ k इंटू डायमेंशन ऑफ t आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, है ना। तो यहां से मुझे क्या मिलता है कि आपका डायमेंशन ऑफ k जो बन जाएगा वो होगा 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ t। अब मैंने जैसा बोला कि t तुम्हारा क्या है, टाइम, तो यहां से मुझे डायमेंशन ऑफ k क्या मिल गए, 1/t या फिर t इनवर्स बच्चों, ठीक है। तो इस टाइप के फॉर्मूला पे क्वेश्चन बन के आते हैं जिनको आपको इस तरह से सॉल्व करना होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, आप ये जो पूरा एक्सपोनेंट है, इस पूरे एक्सपोनेंट को बोलोगे क्या कि वो डायमेंशनलेस है, तो दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ kt हो जाएगा 1, है ना। फिर हमने जो अभी तक सीखा था वही फॉलो करते जाओ तो मुझे डायमेंशन ऑफ k मिल जाएंगे, समझ में आया, ठीक है। थर्ड रूल आपका होता है बच्चों की एंगुलर क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। अब जैसे मैंने अभी बताया कि एक्सपोनेंट वाले फॉर्मूला बन सकते हैं, ऐसे ही एंगल वाले फॉर्मूला भी बन सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आप ऑलरेडी जानते हो, क्या, मैं अगर एक सर्कल ले लूं, ठीक है, और यहां पर मुझे एक रेडियस गिवन है r, और अगर मैं यहां पे थीटा एंगल पे एक और लाइन खींचता हूं, ठीक है, राइट। अब यहां पे थीटा गिवन है, क्या तुम्हारा थीटा इज गिवन नाउ, करेक्ट। और मुझे क्या निकालना है, जो आर्क लेंथ है वो मुझे पता करनी है कितनी होगी, राइट। तो हमें ऑलरेडी पता है कि भाई आर्क लेंथ तुम्हारी रेडियस इनटू थीटा बन जाएगा, अगर तुम्हारा थीटा किस में गिवन है, रेडियंस में हम लेते हैं तो यहां पे मैं लेंथ कैसे निकाल रहा हूं, रेडियस इनटू थीटा लगा के, करेक्ट। तो थीटा आपकी क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई, ऑलरेडी पता है। लेकिन इसके और एप्लीकेशन क्या बन सकती है बच्चों, समझो। तो इसका और एप्लीकेशन बनता है, जैसे मान लो आपको दिया गया है कि y इक्वल टू a sin kt। अगेन ये एक्सपोनेंट जैसा फॉर्मूला है, यहां पे साइन तो आपको ऑलरेडी पता क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो उसके अंदर ये जो टर्म है बच्चों, ये हो गया आपका एंगुलर टर्म, दिस इज योर एंगुलर टर्म, है ना। और क्योंकि ये एंगुलर टर्म है तो ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ kt अगेन आपका क्या हो जाएगा, 1। अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करें कि डायमेंशन ऑफ k इंटू डायमेंशन ऑफ t हो जाएगा 1, तो डायमेंशन ऑफ k क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बाय डायमेंशन ऑफ t, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय t। तो ये क्या बन गया आपका बच्चों, t इनवर्स, ऑलराइट। अब बच्चों फोर्थ रूल आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो भी डायमेंशनलेस होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली क्या होते हैं ऑलरेडी आप जानते हो। एक अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूं, ठीक है, और ये एंगल आपका थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, राइट। तो साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अगर मैं साइन थीटा का डायमेंशंस निकालने की कोशिश करूं क्या होगा, तो यहां पे न्यूमरेटर में एक लेंथ है, डिनोमिनेटर में भी क्या है, एक लेंथ गिवन है, तो डायमेंशन निकालने में लेंथ और लेंथ कट जाएगा, तो साइन थीटा के डायमेंशन हो गए 1। तो जैसा हमने अभी देखा था एक फॉर्मूला y इक्वल टू a sin kt, तो यहाँ पे ये डायमेंशनलेस ऑलरेडी था क्योंकि वो एंगुलर टर्म थी, पर ये जो पूरी टर्म है ना बच्चों, ये पूरा साइन ऑफ समथिंग है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ये भी आपका डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन फिर कैसे सॉल्व होते हैं समझो। मान लो मुझे गिवन है y इक्वल टू a sin kt, तो ये तो आपका ऑलरेडी डायमेंशनलेस था, हम प्रूव कर चुके हैं। अब डायमेंशन ऑफ y क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ साइन kt, करेक्ट। तो साइन kt क्या है, पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे 1। तो दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ y शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। तो जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बस यही प्रोसेस यूज करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये तो आपका साइन थीटा था, ऐसे ही आप कॉस थीटा ले सकते हो, टैन थीटा ले सकते हो, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं उन सब में यही रूल एप्लीकेबल होगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करें लॉगरिदम की। अब लॉगरिदम कुछ बच्चों को पता होगा अभी, या कुछ बच्चों को फिलहाल पता नहीं होगा, बट डोंट वरी, सीख जाओगे आगे। तो ये जो टर्म है पूरी लॉग ऑफ एनीथिंग,
ठीक है, log ऑफ एनीथिंग वो भी डायमेंशनलेस होता है। और यहाँ पे अंदर जो ये थीटा वाली टर्म है वो भी डायमेंशनलेस रहेगी। ये एग्जैक्टली साइन थीटा की तरह है। आपका साइन थीटा डायमेंशनलेस है, वहां पे ये थीटा डायमेंशनलेस है और साइन थीटा खुद पूरा डायमेंशनलेस है। सेम रूल यहां पर भी लगेगा लॉग में। ठीक है, तो अगेन एग्जांपल लें, y इक्वल टू मान लो आपका a log थीटा है, तो अगेन डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ log थीटा। तो क्योंकि इसके डायमेंशन 1 है, राइट, तो उसको हम हटा देंगे, तो मुझे मिलेगा डायमेंशन ऑफ y अगेन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। ऑलराइट, और ऑब्वियसली अगेन डायमेंशन ऑफ थीटा भी आपका क्या होगा, 1 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल आपका बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या बोलता है कि ओनली क्वांटिटीज ऑफ द सेम डायमेंशंस, है ना। जैसे हम बात करें एनर्जी की, तो आपके पास वर्क डन है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। ये तीनों ना बच्चों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, पर तीनों एक सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इसलिए तीनों का डायमेंशन भी सेम है। तो यहाँ क्या लिखा है, ओनली क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशंस एंड टाइप। ये टाइप बेसिकली आपका स्केलर वेक्टर के बेसिस पे है। ठीक है, तो सिर्फ सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसको बोला जाता है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, इसका एग्जांपल समझिए। मान लो मैं आपको पूछूं कि 5 years प्लस 2 किलोग्राम कितना होगा, इसका आंसर दे सकते हो क्या आप? ऑब्वियसली आप बोलोगे सर ये तो नॉनसेंस है, ऐसा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ऑब्वियसली क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या है, दिस इज अ टाइम, है ना, टाइम वाली फिजिकल क्वांटिटी है। और ये क्या है बच्चों, मास वाली फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये दोनों अलग अलग डायमेंशंस की क्वांटिटीज हैं, तो दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। आप ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर पाओगे जब डायमेंशन सेम होंगे, वरना आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट आता है बच्चों कि ओनली क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशंस एंड टाइप कैन बी इक्वेटेड। कैन बी इक्वेटेड, इक्वेटेड मतलब क्या, इक्वेशन बनाना। तो जैसे मैंने बोला कि मान लो माई एज इक्वल टू माई वेट, तो ये इक्वेशन एक्चुअली गलत है। ठीक है, क्योंकि एज क्या है, अगेन आपका टाइम है, और वेट क्या है, वो आपका मास है, या फिर वेट एक्चुअली फोर्स होती है। ठीक है, तो मास तो नहीं लेंगे, फोर्स लेंगे, तो टाइम और फोर्स को आप आपस में इक्वेट नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में अगर मान लो मुझे ऐसी इक्वेशन बनानी भी हो, तो मैं कैसे बना सकता हूं, उसके लिए मुझे यहाँ पे कोई कांस्टेंट के या सी लगाना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट क्या करेगा, मेरे इस इक्वेशन के डायमेंशंस को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, वरना आप डायरेक्टली एज और वेट को इक्वेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली ओके, ये तो रख ही लेते हैं। सिमिलरली मान लो मैं लिखूं y इक्वल टू a है। ठीक है, y इक्वल टू a, तो यहां पे y और a दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तभी हम उनको इक्वेट कर सकते हैं। आया समझ में? तो बच्चों ये कुछ रूल्स हैं आपको जो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, अगले पूरे जो भी फिजिक्स का सिलेबस है लाइफ टाइम के लिए आपको इन सारे रूल्स को फॉलो करना है, इन ऑल द इक्वेशंस एंड ऑल द फॉर्मूला। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो दो यूज तो यहाँ पे बहुत ही ऑब्वियस है। फर्स्ट यूज है आपका फाइंडिंग यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जैसे मान लो मुझे निकालना है यूनिट ऑफ एनर्जी, तो सबसे पहले तो आपका एनर्जी, या फिर मैं एनर्जी का टाइप ले लूँ, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, mL²T-2। तो इस डायमेंशनल फॉर्मूला के बेसिस पे मैं उसका यूनिट निकाल सकता हूं। जैसे मान लो मुझे SI यूनिट निकालना है, तो SI यूनिट मुझे कैसे मिलेगा, मैं मास के लिए लिख दूंगा किलोग्राम, लेंथ के लिए लिखूंगा मीटर, लेकिन क्योंकि लेंथ के ऊपर पावर 2 है तो मेरे मीटर के ऊपर भी पावर आ जाएगी 2। सिमिलरली यहाँ पे T⁻⁻2 है, तो मैं उसको S⁻⁻2 लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ
डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, करेक्ट। तो ये मेरा बन गया बच्चों फॉर्मूला फॉर वर्क डन, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 जूल्स, जो कि हमको पता है, करेक्ट। इसके अलावा मैं इसको यूज करके और कोई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भी फॉर्मूला निकाल सकता हूं। जैसे कि मान लो मुझे सीजीएस सिस्टम में निकालना है वर्क डन का यूनिट, तो सीजीएस सिस्टम में बच्चों क्या होगा, सबसे पहले आपका आता है मास, तो मास का यूनिट क्या होगा, ग्राम्स। फिर आता है बच्चों लेंथ, तो लेंथ का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, और हमें उसको लगाना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि लेंथ के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर। देन आता है बच्चों डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे डिवाइड बाय कर दूंगा सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि होता है अर्ग के बराबर। और एक जूल और एक अर्ग में क्या रिलेशन है, ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। सेकंड यूज है बच्चों आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ऑनेस्टली बोलूं ये सेकंड मतलब काफ़ी दिमाग खराब करने वाला कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला यूज़ करके यूनिट कन्वर्जन बहुत सरदर्द है, आई वुड ऑनेस्टली से उसको फॉलो मत करना। डायरेक्टली जो मैंने आपको पहले से सिखाया हुआ है कि 1 जूल से 1 अर्ग कैसे बनता है, तो किलोग्राम को आप पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करो, मीटर को फिर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो इस तरह से आपको रिलेशन बनेगा। तो यही फॉलो करो, काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूनिट यूज है बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला का, वो है टू वेरीफाई डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन और अ फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया जिसके बेसिस पे मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको दे तो दिया, पर वो फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं आप इमीडिएटली पता कर सकते हो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। बेसिकली जैसे मैं बोलूं कि भाई यार मैंने एक नई टाइप ऑफ एनर्जी डिस्कवर की है, काइनेटिक एनर्जी। आप बोलोगे सर ये तो ऑलरेडी पता है। मैं बोला मेरे को नहीं पता था, मैंने डिस्कवर किया है। मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 3mv²। अब तुमको पता है ये फॉर्मूला गलत है, लेकिन मुझको नहीं पता ये फॉर्मूला गलत है। मैंने बोला ये करेक्ट है, तुमने क्या बोला, ओके सर अभी वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे एलएचएस में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ना, ये मेरा एलएचएस है, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनता है, mL²T-2। आरएचएस में अगर आप देखो तो मेरे पास क्या है, 3mv² है ना, 3mv²। तो 3 तो वैसे यूजलेस है, तो मैं यहाँ पे m रख दूंगा और v रख दूंगा, तो m के लिए m आ जाएगा, और वेलोसिटी का क्या होगा, L/T। तो यहाँ पे उसका स्क्वायर इसलिए L²/T²। तो मेरा LHS में और RHS में डायमेंशंस तो सेम आए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं डायमेंशनली वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन भी मैंने मेंशन की है। लिमिटेशन क्या है कि नंबर्स इन अ फॉर्मूला कैन नॉट बी वेरीफाइड डायमेंशनली। समझ में आया? तो दैट मीन्स जैसे यहाँ पे ये नंबर 3 है, वो करेक्ट है कि नहीं वो हम वेरीफाई नहीं कर सकते डायमेंशनली। उसको वेरीफाई करने का एक ही तरीका है, एक्सपेरिमेंट, वेरीफाई यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो समझ गए यूज, कोई भी फॉर्मूला है वो करेक्ट है कि नहीं हम डायमेंशनली चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें फॉर्मूला में जो नंबर्स है वो हम वेरीफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए बीइंग अ फिजिक्स टीचर मुझे करेक्टली क्या बोलना चाहिए कि मैंने एक नई एनर्जी डिस्कवर की, काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला है, करेक्ट मेथड होना चाहिए मेरे को लिखने का कि काइनेटिक एनर्जी है जिसका फॉर्मूला क्या है, kmv², ठीक है। यहां पे k क्या है बच्चों, k इज जस्ट अ नंबर जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। ये वैल्यू मुझे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करनी पड़ेगी, और जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मुझे k की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/2 मिलेगी, है ना। तो ये बन जाएगा आपका 1/2 mv² बच्चों, ओके। तो ये था आपका नेक्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, एग्जाम में ना बच्चों, जेई एग्जाम में ये बार बार होता है, हर बार होता है, और सिर्फ जेई में नहीं दूसरे एग्जाम्स में भी। इन एग्जाम्स क्या होता है, 4 ऑप्शन गिवन होंगे, आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस, ये मेरे आईपैड की दिक्कत है, आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस 1 or 2 ऑप्शंस में बी, है ना, फ्यू ऑप्शंस में बी डायमेंशनली इनकरेक्ट, ठीक है। ऐसा कई बार होता है,
क्वेश्चन में आपको कुछ ऑप्शन डायमेंशनली करेक्ट नहीं होंगे, तो यहीं पे आपने एलिमिनेशन लगा दिया। तो जब भी आपको बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, उसमें पूछा है भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, तो आप पहले फॉर्मूला को ना डायमेंशनली चेक कर सकते हो सकता है आपके 2 ऑप्शन वहीं पे एलिमिनेट हो जाए, हो सकता है आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए और चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाए, राइट। तो डायमेंशनल एनालिसिस आपके खास करके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब लास्ट यूज आता है बच्चों डायमेंशन एनालिसिस का, टू डिराइव सिंपल फॉर्मूलाज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मान लो जिस बंदे ने सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया होगा, उसने क्या किया होगा, पोटेंशियल एनर्जी को उसने मान लो लिख दिया कि भाई वो पता है कि मास पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा और कितनी हाइट ऊपर है उस पर डिपेंड करेगा। तो m की पावर a, g की पावर b और h की पावर c, समझो ध्यान से, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब तुमको पता है ऑलरेडी a, b और c तीनों 1 होते हैं, एक p इक्वल टू mgh होता है, लेकिन मान लो नहीं पता मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो मैं डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके ये फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं। कैसे करेंगे अभी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले यहां पे लिमिटेशन समझ लो। लिमिटेशन क्या है कि फॉर्मूलाज विथ नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंगल्स, एक्सपोनेंट्स एटसेट्रा कैन नॉट बी डिराइव्ड डायमेंशनली, ठीक है। हम सिंपल फॉर्मूला डायमेंशनली डिराइव कर सकते हैं। और एग्जांपल कौन सा होगा सिंपल फॉर्मूला का, जैसे हम बात करें टाइम पीरियड की, पेंडुलम की। एक पेंडुलम है आपका बच्चों, वो ऑसिलेट कर रहा है, तो उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, तो वो टाइम पीरियड होता है बच्चों आपका k/√L/g। ये k की वैल्यू क्या है, इट्स अ नंबर जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर वो √L/g सामने आएगा, तो ये फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमने अभी डिस्कस किया, k × mv², ये हम डायमेंशनली वेरीफाई या डायमेंशनली डिराइव कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें कौन से फॉर्मूला डिराइव नहीं हो सकते हैं, तो यहां पे हम लिखें दीज फॉर्मूला कैन नॉट बी डिराइव्ड डायमेंशनली। जैसे पहला कौन सा हो गया आपका एग्जांपल, पहला एग्जांपल लेते हैं हम, y = a sin kt, सॉरी, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, साइन फंक्शन आ गया, तो साइन ऑलरेडी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो डायमेंशन एनालिसिस में वो वैसे ही नहीं आएगी, करेक्ट। तो इसलिए ऐसे फॉर्मूला हम डिराइव नहीं कर सकते। यहां मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, y = a e⁻ kt, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है, ये भी हम डायमेंशनली डिराइव नहीं कर सकते। इनको डिराइव कर सकते हैं, इनको डिराइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास m, हाइट h एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। डिराइव द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में, स्कूल एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जेईई में भी कभी कभी ऐसा फॉर्मूला, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक जो आप जिस फॉर्मूला से आप फैमिलियर नहीं हो, है ना, उसमें सडनली क्वेश्चन दे सकते हैं कि भाई एक कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसे कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, और 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आप 4 ऑप्शन में डायमेंशनली वेरीफाई कर लो। लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन तो दिए नहीं है, तो ऐसे में हम इनको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। जैसा मैंने बोला, अब मान लो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है m की पावर a, g की पावर b और h की पावर c, ठीक है। यहाँ पे a, b और c की मुझे वैल्यूज निकालनी है, कितनी होंगी। तो डायमेंशनली इसको हम करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे, LHS और RHS में डायमेंशंस सेम होने चाहिए, ये इसका रूल है। तो LHS में पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, और RHS में कौन है, मास, फिर क्या है g, है ना, और फिर क्या है हाइट h। तो LHS के डायमेंशन और RHS के डायमेंशन सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो LHS में बच्चों मेरे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसके डायमेंशन क्या होते हैं, mL² और T⁻⁻²। RHS में देखें, सबसे पहले मेरे पास है मास, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा m, और उसकी पावर क्या है a, तो मैं यहां पे लिखूंगा m⁴ a।
फिर क्या है g, g इज बेसिकली एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या होंगे, l इंटू टी टू द पावर -2 और उसकी पावर हो जाएगी b, क्योंकि g की पावर b है। फाइनली मेरे पास है h, हाइट, हाइट इज बेसिकली टाइप ऑफ लेंथ, तो उसका डायमेंशन हो जाएगा l और उसकी पावर लगेगी c। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे बन गया l टू द पावर c। सिंप्लीफाई करें तो LHS में ml² t - 2 इज इक्वल टू m टू द पावर a, और l की पावर यहाँ पे b हो जाएगा, t टू द पावर -2b और l की पावर c हो जाएगा। ठीक है, l की पावर b ये रहा, t टू द पावर -2 और उसकी पावर b है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर आ जाएगा -2b। अब ml² t - 2 इज इक्वल टू m टू द पावर a, दोनों l मिला दो तो l की पावर बन जाएगी b प्लस c। ठीक है, और फाइनली होगा t टू द पावर -2b, राइट। अब क्या करें, अब बच्चों लेफ्ट साइड और राइट साइड में m की पावर ऑब्जर्व करो, वो सेम होनी चाहिए, है ना। एक्सपोनेंट्स शुड बी सेम ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब क्या, m की पावर लेफ्ट साइड में 1 है, तो राइट साइड में उसकी पावर जो a है ना वो भी 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं बात करूं मास की। ठीक है, तो मास की पावर लेफ्ट में कितनी है 1 और राइट में कितनी है a, तो यहां से मुझे a की वैल्यू मिल गई, ऑटोमेटिकली 1 है, करेक्ट। फिर हम बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ की पावर लेफ्ट में कितनी है 2, राइट में कितनी है b प्लस c, तो l के लिए मैं यहां पे लिखूंगा लेफ्ट में 2 है और राइट में है b प्लस c। ठीक है, अब b और c दोनों की वैल्यू पता नहीं, हम सॉल्व करेंगे। फाइनली आती है टाइम, तो टाइम की पावर लेफ्ट में क्या है -2, राइट में क्या है -2b, तो टाइम के लिए हम लिखेंगे लेफ्ट में पावर है -2 और राइट में है पावर -2b। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो मुझे यहां से क्या मिलेगा -2 अपॉन -2 इक्वल टू b हो जाएगा, तो ये कट गए दोनों यहाँ पे, है ना, ये दोनों कट गए, तो मुझे क्या बचा 1, तो मुझे b की वैल्यू मिल गई है बच्चों 1 के बराबर। ओके, अब b की वैल्यू आप यहां पे पुट करो 1, है ना, तो b अगर 1 हो गया तो 1 प्लस c इक्वल टू 2 है, तो इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा c ऑल्सो इक्वल टू 1, करेक्ट। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, तो हमारे फॉर्मूला में अगर आप देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है m पावर a, g पावर b, h पावर c, तो वो हो जाएगा इक्वल टू m पावर 1, g पावर 1, h पावर 1, तो ये पावर हमको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है 1, तो आपका बन गया पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। ठीक है, अब बच्चों एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। फॉर अ बॉडी दैट स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 थी और मैंने उसको रिलीज किया तो गिरना शुरू हुई, करेक्ट। तो जैसे वो गिरना शुरू हुई उसकी स्पीड चेंज होती जाएगी, तो बोला है कि उसकी जो स्पीड है ना इट डिपेंड्स ऑन द हाइट थ्रू विच इट फॉल्स एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो फाइंड द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। कैसे करेंगे इसको समझो, आपका ऑब्जेक्ट यहां से गिरना शुरू हुआ, ठीक है, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 0, ये बोला गया है। अब ये h हाइट से नीचे गिरा और जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तो उसके पास कुछ स्पीड होगी v, ठीक है, स्पीड v होगी जब वो h हाइट से गिर चुका है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो स्पीड जो है ना इट डिपेंड्स ऑन द हाइट थ्रू विच इट फॉल्स एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपकी वेलोसिटी हाइट h और स्मॉल g पे डिपेंड करेगी। तो हम फॉर्मूला अज्यूम करते हैं कि v आपका होगा h टू द पावर a g टू द पावर b। एक चीज और, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम कांस्टेंट्स की वैल्यू पता नहीं कर सकते, इसलिए मुझे एक नंबर भी अज्यूम करना होगा k, ये k की वैल्यू में नहीं निकाल सकता, पर मैं a और b की वैल्यू निकाल सकता हूं कितनी होगी। तो अगेन हम डायमेंशनल इसको सॉल्व करेंगे। कैसे होगा, डायमेंशन ऑफ v शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k
डायमेंशन ऑफ h टू द पावर a, डायमेंशन ऑफ g टू द पावर b, है ना। v आपका क्या है बच्चों, k h पावर a g पावर b, तो मैंने बस उनके डायमेंशंस बना लिया। तो डायमेंशन ऑफ v क्या होंगे, v एक स्पीड है तो उसके डायमेंशन होंगे l इंटू टी टू द पावर -1। k इज जस्ट अ नंबर जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, पर मैं उसकी वैल्यू फिलहाल छोड़ देता हूँ, k लिख के छोड़ देता हूँ वेरिएबल में। तो डायमेंशन में तो उसका काम नहीं है, उसके डायमेंशन 1 होंगे तो उसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। h क्या है, हाइट, हाइट इज बेसिकली अगेन लेंथ, तो लेंथ की l और पावर a। g क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या हैं, l टी टू द पावर -2, ठीक है। अब अगेन हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो l टी टू द पावर -1 इज इक्वल टू l पावर a, l की पावर b और t की पावर -2 और उसका पावर b है, तो मुझे टोटल पावर मिल जाएगा t पावर -2b। सो l टी टू द पावर -1 इज इक्वल टू l टू द पावर, इन दोनों को कंबाइन करो तो टोटल पावर बन जाएगी a प्लस b, है ना। अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, a प्लस b और t टू द पावर -2b। अब हमें अगेन LHS में और RHS में एक्सपोनेंट्स कंपेयर करने हैं, पावर कंपेयर करनी है। तो जो पावर लेंथ की लेफ्ट में है वही पावर राइट में होनी चाहिए, जो पावर टाइम की लेफ्ट में है वही पावर राइट में होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले मैं L को देखूं क्या है, तो लेफ्ट में L की पावर कितनी है, 1, राइट में कितनी है, a प्लस बी, लिख देते हैं। तो 1 इक्वल टू a प्लस बी, और टाइम की पावर लेफ्ट में कितनी है, -1, राइट में कितनी है, -2b, तो टाइम की पावर है आपकी लेफ्ट में -1 और राइट में है -2b। ओके, बस अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहां से मुझे क्या मिलेगा, -1 अपॉन -2 इक्वल टू b, तो यहां से मुझे मिल गया 1/2 इक्वल टू b, या हम इसको लिख दें b इक्वल टू 1/2। मुझे b की वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं b की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, तो 1 इक्वल टू a प्लस b है क्या, 1 इक्वल टू a प्लस b, तो 1 इक्वल टू a प्लस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 इक्वल टू a, तो अगेन 1/2 इक्वल टू आपका हो जाएगा a, तो a की भी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 1/2, है ना। तो बस मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया, ये आपका फॉर्मूला था, तो मैं इसको पुट कर सकता हूं v इक्वल टू k h टू द पावर 1/2 g टू द पावर 1/2, या इसको लिख सकता हूं k अंडर रूट ऑफ h g। ये हो गया बच्चों आपका फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी फॉलिंग थ्रू हाइट h। अब ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी फैमिलियर हो इससे, कैसे फैमिलियर हो अभी समझाता हूं। अगर मैं लूं इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन से आप बच्चों फैमिलियर हो, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या होता है, वन ऑफ द इक्वेशन है बच्चों आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये है कि नहीं। अब मान लो मैं यहां पे u को 0 कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2as मिलेगा क्या, या v इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट as लिख दें, है ना। ये v स्क्वायर इक्वल टू 2as है, तो अगर मैंने यहां पे रूट किया तो यहां पे भी रूट करेंगे, और रूट ऑफ v स्क्वायर क्या बन जाएगा, v बन जाएगा, करेक्ट। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो h हाइट से नीचे गिरा, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, राइट। तो हमारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट जो है वो h हाइट से नीचे गिरा, राइट, तो तब उसकी वेलोसिटी v हो गई, और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना था, g। तो यही फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, v इक्वल टू √2 और रूट ऑफ, a की जगह मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और ये s क्या है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे h है। तो ये आपका फॉर्मूला आपने ऑलरेडी 9th क्लास में सीखा हुआ है, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो यही फॉर्मूला हमने एक्चुअली अभी डिराइव किया है ना। यहाँ पे बस k की वैल्यू हमको नहीं पता थी, जो कि एक्चुअली √2 के बराबर होनी चाहिए। ऑलराइट।